गुड मॉर्निंग डियर। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 4 मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यूरोप की शासन व्यवस्था कैसी थी, किसानों की दशा कैसी थी, भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी, सामंतवाद क्या था, मध्य युग के जो आंदोलन थे या जो युग था उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। प्रश्न है, यूरोप के शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे? यानी जो शासक वर्ग थे, बड़े वर्ग थे, उनके मुख्य काम क्या होते थे? तो शासकीय वर्ग में मुख्य रूप से सामंत वर्ग शामिल थे। अगर पूछा जाए कि कौन से शासकीय वर्ग थे तो वो थे सामंत वर्ग। तो ये काफ़ी शासकीय वर्ग बड़े थे, तो इनके कार्य भी काफ़ी बड़े बड़े थे, जैसे कि न्याय करना, रक्षा करना, कृषि का कार्य भी सामंत वर्ग की सहायता से ही होता था। यानी ये खुद कृषि नहीं करते थे बल्कि उसका टैक्स यानी कर इकट्ठा करने का कार्य भी ये करते थे। यूरोप में किसानों की दशा कैसी थी? यानी कि यूरोप में किसानों की उस समय दशा का वर्णन करना है। उत्तर आएगा आपका मध्यकालीन यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर सामंतवादी। पहले क्वेश्चन में बताया कि कृषि से संबंधित कार्य कौन करते थे? सामंतवादी। तो मध्यकालीन यूरोप के अंदर सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। सामंती जीवन कृषि पर आधारित था। किसान सामंती व्यवस्था के सबसे निम्न स्तर पर आते थे। यानी ये सामंतवाद खुद खेती नहीं करते थे बल्कि किसानों से खेती करवाते थे, और किसान जो था उसकी स्थिति काफ़ी निम्न थी यानी नीची थी। सामंत तथा उप सामंत राजा से भूमि प्राप्त करते थे। ये सामंत क्या करते थे, इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, इनको राजा से गिफ्टेड ज़मीन मिलती थी, तोहफे के रूप में ये लेते थे और फिर उस पर टैक्स वसूल करते थे। इस भूमि में किसानों से वो खेती भी करवाते थे, किसानों को वो दास बनाकर रखते थे। हालांकि कुछ किसान स्वतंत्र थे। वही किसान स्वतंत्र थे जिनके पास केवल अपनी ज़मीन थी, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो करते थे। दास किसानों का जो जीवन था बड़ा कठोर था। घास फूस के बने घरों में रहना, खाने के लिए भोजन ना मिलना, मजदूरी करते थे तो मजदूरी नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो बहुत थोड़ा भाग मिलती थी। इसी तरह उनका जीवन काफ़ी खराब था, उनकी दशा काफ़ी खराब थी। अगला प्रश्न है, भारत की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी? यानी भारत की सामाजिक संरचना बतानी है कि भारत में समाज में किस किस तरह के लोग थे। देखो, मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो मध्यकाल में अनेक विदेशी जीविका की तलाश में, नौकरी की तलाश में भारत आते थे। ये लोग अधिकतर यहीं बस जाते थे, यहीं काम करते थे। धर्म और सांस्कृतिक भारतीय मूल्यों से काफ़ी अलग था। यानी इनका पहनावा, इनका धर्म, इनकी बोलचाल, जो खान पान था वो इंडियन लोगों से काफ़ी अलग था। इसलिए भारतीय समाज का अंग होते हुए भी इनकी एक अलग पहचान थी। जैसे मान लो मध्यकाल में भारत के अंदर कोई विदेशी आ जाए, उसकी जो आपके पहनावा देखोगे, खान पान देखोगे, या आप देखोगे कि वो भारतीयों से बिल्कुल अलग लगता है। क्यों आते थे? नौकरी की तलाश में। इससे भारतीय समाज की संरचना बहुत जटिल होगी, यानी काफ़ी मुश्किल होगी। दूसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। तो इसमें जो कृषि पर आधारित थी तो ये सारा कृषि का काम किसान ही करते थे, और किसानों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण था। किसान गाँव में रहते थे और साथ साथ व्यापारी भी होते थे, कारीगर भी होते थे, और बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी होता है जैसे टीचर, वकील हो गया, कोई एडवोकेट है, वकील है, शिक्षक है, ये बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो दो तरह के सामाजिक संरचना थी, विदेशों से आने वाली और जो भारतीयों में मुख्य रूप से थी। मध्यकाल में भारत के किसानों की दशा कैसे थी? अभी हमने यूरोप में किसानों की दशा पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किसानों की दशा। तो आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय समाज में भरण पोषण का दायित्व किसानों पर होता था। यानी फसल उगाना, इस तरह के कार्य करना, ये किसानों का दायित्व माना जाता था। इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। खुद काश्त, खुद यानी अपना। खुद काश्त वे किसान थे जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते थे। वह राजा को एक निश्चित टैक्स यानी कर देते थे। यानी ज़मीन इनकी अपनी होती थी, खुद खेती करते थे, परंतु राजा को कर दिया करते थे। सेकंड है पाही काश्त। इसे दूसरी श्रेणी के किसान कहा जाता है। पाही का अर्थ होता है बाहरी। पाही काश्त वो किसान होते हैं जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। उनके पास केवल इतनी ही ज़मीन होती है ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो पाही का अर्थ होता है दूसरे क्षेत्र में जाकर खेती करना। तीसरा पॉइंट है रेती यानी मुजारियान। कुछ किसान किसी भी भूस्वामी की भूमि पर खेती कर लेते। यानी मान लो कि इस भूमि का स्वामी कोई और है और वो एक खेती के कार्य करते थे। उन्हें क्या करते थे, जो भी वो पैदावार होती थी, उपज होती थी, उसका कुछ हिस्सा दिया जाता था। इसलिए इन्हें रेती यानी कि मुजारियन कहा जाता था। इनकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी
नहीं होती थी। इसके बाद है हमारा मध्यकाल में भारत में दास प्रथा पर निबंध, यानी मध्यकाल के अंदर अभी हमने किसानों की दशा का वर्णन किया है और अब हम वर्णन करेंगे कि दास प्रथा क्या थी। तो देखो, मध्यकालीन भारतीय समाज में दासों का विशेष भूमिका रहती थी। इनको युद्ध में जीतने के बाद बंदी बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। जो लोग कर नहीं चुकाते थे उनको भी दास बना लिया जाता था, और दास के अंदर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबको शामिल किया जाता था। कहते हैं कि गोवा और दिल्ली जैसे शहरों में इन दासों की मंडियां लगती थी। इन दासों का धर्म परिवर्तन होता था, इनको खरीदा और बेचा जाता था, और इन्हें खरीदने के बाद इनसे घर का कार्य करवाया जाता था। कई तो इन्हें बॉडी गार्ड, जैसे कहते हैं बॉडी गार्ड, अंगरक्षक, उसके रूप में भी इनसे कार्य कराते थे। तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं, प्रथा को रोकने का कार्य करने में जोर दिया था। सबसे पहले है सुल्तान और दास प्रथा। दिल्ली के सुल्तानों को दास रखने का बड़ा शौक था। कहते हैं जितने ज़्यादा दास उतने सुल्तान की शोहरत बढ़ती थी। इन्हें वो सैनिक प्रशिक्षण देते, युद्धों में बेजसे लड़ने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर नाम के दास ने दक्षिण भारत को जीता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने एक दास खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर, और उसने दक्षिण भारत को जीतकर दिखाया था। दास वंश, दासों को सुल्तान पद भी मिला है। कई ऐसे दास थे जिनको बाद में राजा बना दिया गया। मध्यकाल के आरंभ में सत्ता की बागडोर दास वंशों के हाथ में ही आई थी। इसकी स्थापना मोहम्मद गोरी का एक दास सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहते कि मोहम्मद गोरी का एक दास था, वो एक सुल्तान भी बन गया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध अगर हम बलबन की बात करें तो वो भी पहले खरीदा हुआ दास ही था। इस तरह दास दासियों को बेचा और खरीदा भी जाता था।